हेलो व्यूअर्स। चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है और इसके साथ साथ पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एलाई भी है। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सीएसएस एस्पायरेंट्स टू नो हाउ चाइना वर्क्स। तो आज की वीडियो में हम आपको चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताएंगे। चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम है और दुनिया के किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम से मुख्तलिफ है। ना तो ये डेमोक्रेटिक है वेस्टर्न सेंस में, ना ही ये एक डिक्टेटोरियल सिस्टम है, ना ही ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और ना ही ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो इस सिस्टम के क्या यूनिक फीचर्स हैं ये हम आपको इस वीडियो में आगे जाके बताएंगे। और यहाँ मैं आपको ये बताते चलें कि चाइना ने जो डेवलपमेंट की है ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स, उसमें चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम के दो पिलर्स हैं। नंबर वन द स्टेट, जो दुनिया के हर पॉलिटिकल सिस्टम में होता है, लेकिन एक दूसरा पिलर जो कि विच इज यूनिक टू द चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम, वो है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसे सीपीसी कहा जाता है। और इस वक्त दोनों पिलर्स के हेड, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना मिस्टर शी जिनपिंग है। चाइना में दो सुप्रीम पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर वन चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि दिसंबर 4 1982 को अडॉप्ट किया गया था। और सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। पिलर वन की हम बात करते हैं, जहां तक स्टेट ऑर्गन्स की है, तो चाइना में 5 मेजर स्टेट ऑर्गन्स हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, प्रेसिडेंट, स्टेट काउंसिल, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन एंड पीपल्स कोर्ट्स। एनपीसी या नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना की लेजिस्लेचर है। चाइना में एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि एक ही हाउस पे, एक ही चैम्बर पे ये कंप्राइज करती है। एनपीसी लॉ बनाती है चाइना के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर भी इसके पास है। इसके अलावा चाइना के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का और उसको रिमूव करने का पावर भी एनपीसी के पास है। चाइनीज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, जिसको चाइना में प्रीमियर कहा जाता है, उन्हें अपॉइंट करते हैं, लेकिन उसकी कंफर्मेशन एनपीसी करती है। इसके अलावा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो कि चाइनीज सिस्टम में आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उसके चेयरमैन को भी एनपीसी रिमूव करती है। इसके अलावा जो चाइना के सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के प्रेसिडेंट है, यानी कि जो चाइना के चीफ जस्टिस ऑफ चाइना है, उनको भी एनपीसी इलेक्ट करती है। तो ये भी चाइनीज सिस्टम का एक यूनिक फीचर है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ चाइना इज इलेक्टेड बाय द एनपीसी। और फिर जो बजट है, एनुअल बजट है, उसके अलावा डिफरेंट जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं, वो भी एनपीसी अप्रूव करती है। एनपीसी की मीटिंग साल में सिर्फ एक दफा होती है, मार्च के महीने में, और जनरली 2 वीक्स के लिए होती है। उसकी एब्सेंस में एनपीसी की अराउंड द ईयर जो पावर एक्सरसाइज करती है वह एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी है। यही वजह है कि एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है, ही इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स इन चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि एनपीसी की जो भी पावर है वो उसकी स्टैंडिंग कमेटी एक्सरसाइज करती है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर इंटरप्रिटेशन है तो वो भी एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी करेगी। लॉज की एनेक्टमेंट भी स्टैंडिंग कमेटी करती है। दूसरे स्टेट ऑर्गन्स को भी एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी सुपरवाइज करती है। और ये भी देखती है कि अगर लोकल रेगुलेशन, प्रोविंशियल रेगुलेशंस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेगुलेशन से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, तो ये इन्हें नल एंड वाइड भी करार दे सकती है। तो उसके पास जुडिशियल पावर भी है। और एनपीसी अराउंड द ईयर अपनी पूरी पावर एक्सरसाइज करती है। और फिर मार्च में जब एनपीसी का सेशन आता है, तो उसमें जितने भी स्टैंडिंग कमेटी ने डिसीजन लिए होते हैं उसको वो रेटिफाई कर देती है। तो यही वजह है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का साइज छोटा होता है, तो उस वजह से डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बहुत क्विक और एफिशिएंट होती है। दूसरा बड़ा इंस्टीट्यूशन प्रेसिडेंट का है, जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, जिन्हें नेशनल पीपल्स कांग्रेस 5 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट करती है।
प्रेसिडेंट लॉ प्रोमलगेट करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और उसको रिमूव करने का भी उसके पास अख्तियार है। इसके अलावा वो वाइस प्रीमियर्स, स्टेट काउंसलर्स, मिनिस्टर्स और अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट करता है। यहाँ हम आपको बताता चले कि चाइना में स्टेट काउंसलर और आम, एक तो स्टेट काउंसलर होते हैं, दूसरे होते हैं मिनिस्टर्स। अब इनमें डिफरेंस ये होता है कि स्टेट काउंसलर एक या एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री उसके पास होती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि इज ए सॉर्ट ऑफ सीनियर मिनिस्टर। और जो मिनिस्टर होता है, जो खाली मिनिस्टर होता है, उसके पास सिर्फ एक मिनिस्ट्री होती है। तो ये भी चाइनीज सिस्टम का एक यूनिक फीचर है। इसके अलावा इमरजेंसी और वॉर डिक्लेयर करने का इख्तियार भी प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट चाइना को फॉरेन अफेयर्स में रिप्रेजेंट करता है, ट्रीटीज को रेटिफाई भी करता है और उन्हें एब्रोगेट भी कर सकता है। एम्बेसडर्स चाइना के ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, उनको अपॉइंट भी करता है। और प्रेसिडेंट इज असिस्टेड बाय वन वाइस प्रेसिडेंट। स्टेट काउंसिल चाइना की कैबिनेट है। ये चाइना की हाईएस्ट एग्जेक्टिव ऑर्गन है, जिसको एनपीसी 5 सालों के लिए इलेक्ट करती है। स्टेट काउंसिल का जो हेड है उसको प्राइम मिनिस्टर या चाइना में प्रीमियर कहते हैं। इसके अलावा दो से ज़्यादा वाइस प्रीमियर्स भी होते हैं। और फिर स्टेट काउंसलर्स, मिनिस्टर्स ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ कमीशन। चाइना में मिनिस्टर्स दो तरह के होते हैं। एक मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया। दूसरे मिनिस्टर्स, कुछ वहाँ पे कमीशंस भी होते हैं चाइना में, जो कि मिनिस्ट्री के बराबर उनका एक स्टेटस होता है, तो उनके हेड को भी मिनिस्टर्स कहा जाता है। इसके अलावा ऑडिटर जनरल, वो भी चाइना की स्टेट काउंसिल एक कैबिनेट का एक पार्ट होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल चाइना में जो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होता है उसको सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, जो कि पूरी कंट्री की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करता है। स्टेट काउंसिल जो है, जैसे आपको बताया, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है चाइना की सिस्टम में। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं और बजट है, उसको प्रिपेयर भी स्टेट काउंसिल करती है, जिसको बाद में एनपीसी अप्रूवल देती है। फॉरेन अफेयर्स को भी ये मैनेज करती हैं, ट्रीटीज एग्रीमेंट्स भी साइन करती हैं, नेशनल डिफेंस की डेवलपमेंट भी इसका है। और इसके अलावा स्टेट काउंसिल जो है वो अपने तमाम फैसलों में एनपीसी और उसकी स्टैंडिंग कमेटी को अकाउंटेबल होते हैं। चाइना में एक और यूनिक इंस्टीट्यूशन है, इसको कहते हैं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। ये चाइना की जो आर्म फोर्सेस हैं उनको लीड करता है। और इसका कंपोजिशन में इसमें एक चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 2 या उससे ज़्यादा, उसके अलावा मेंबर्स होते हैं। तो क्योंकि ये चाइना की आर्म फोर्सेस को लीड करता है, लिहाजा जो चेयरपर्सन होता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का, ही इज़ आल्सो ए वेरी पावरफुल ऑफिस होल्डर इन चाइना। इसके चेयरपर्सन को भी एनपीसी अपॉइंट करती है 5 सालों के लिए, और ये भी एनपीसी को रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा चाइना में जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है वो पीपल्स कोर्ट्स है। चाइना में 3 तरह के कोर्ट्स होते हैं। एक होते हैं रेगुलर कोर्ट्स, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स हैं। इस तरह चाइना में भी रेगुलर कोर्ट्स होते हैं, जिनके टॉप पे सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है। उसके बाद हर सूबे या हर सिटी में अपना अपना उनके लोकल कोर्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा सेकंड टाइप्स ऑफ कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स हैं चाइना में, ये इनका एक परमानेंट फीचर है। और तीसरे होते हैं स्पेशल कोर्ट, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। मसलन अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनकी इन्फोर्समेंट है, तो उसके लिए भी स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। अब जैसे बताया गया कि चाइना में जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के चेयरपर्सन है, ये चीफ जस्टिस ऑफ चाइना, इनको एनपीसी इलेक्ट करती है और वो फिर एनपीसी ही को रिस्पॉन्सिबल है। तो चाइना में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तो सेपरेट हैं, लेकिन जुडिशरी और लेजिस्लेचर वो सेपरेट नहीं, और जुडिशरी जो है दैट इज अकाउंटेबल टू एग्जीक्यूटिव, टू लेजिस्लेचर। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूशन है चाइना में, वो है पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट्स। इनका काम होता है कि लीगल प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये एक अलग चाइना में एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है, जो कि तमाम लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर होते हैं। इनके चेयरमैन को भी एनपीसी अपॉइंट करती है। अब हम आते हैं सेकंड पिलर ऑफ चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम का, विच इज द
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना में और भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को इजाज़त है काम करने की, लेकिन प्रैक्टिकली एक ही पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि गवर्नमेंट में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी होल्ड करती है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की फाउंडिंग पार्टी है और चाइना की डेवलपमेंट में कम्युनिस्ट पार्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इस वक्त चाइना में जितनी भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं, जिसमें प्रेसिडेंट है, चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्राइम मिनिस्टर है और चेयरमैन ऑफ एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी, दे आर ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो सीपीसी का बड़ा एलॉबरेट स्ट्रक्चर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके मेंबर्स ओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है, 100 मिलियन से भी ज़्यादा है। ये मेंबर जो है ग्रास रूट मेंबर्स, ये नेशनल पार्टी कांग्रेस को इलेक्ट करते हैं, जिसके मेंबर्स की तादाद 2000 प्लस है और हर 5 सालों में एक दफ़ा एनपीसी की मीटिंग होती है, नेशनल पार्टी कांग्रेस की। नेशनल पार्टी कांग्रेस जो है वो 5 सालों के लिए एक सेंट्रल कमेटी इलेक्ट करती है, जिसके मेंबर्स की तादाद मोर और लेस 200 होती है और सेंट्रल कमेटी की मीटिंग साल में एक दफ़ा होती है जनरली। सेंट्रल कमेटी फिर अपना एक पॉलिटिकल ब्यूरो, जिसको पोलिट ब्यूरो भी कहा जाता है, वो इलेक्ट करती है, जिसके मेंबर्स की तादाद बिटवीन 20 और 25 होती है। ये पोलिट ब्यूरो एक स्टैंडिंग कमेटी इलेक्ट करती है, जिसके मेंबर्स की तादाद 6 और 9 के दरमियान होती है। इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स जो पोलिट ब्यूरो के हैं उसके 7 हैं और जिनमें जो सबसे सीनियर मेंबर होता है स्टैंडिंग कमेटी का, उसको कहते हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ चाइना, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो चाइना में जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल कमेटी ऑफ सीपीसी होता है, ही इज द पैरामाउंट लीडर इन चाइना। चाइना का सबसे बड़ा लीडर जो है वो उसको कहते हैं, चाहे उसके पास कोई सरकारी ओहदा हो या ना हो, वो प्रेसिडेंट हो या ना हो, लेकिन द मोस्ट पावरफुल पर्सन जो है वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल कमेटी ऑफ सीपीसी, जिन्हें जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। चाइना में सिंस 1993 से अब ये एक ट्रेडिशन, ये एक कन्वेंशन सेट हो गया है कि जो चाइना का सेक्रेटरी जनरल होगा सीपीसी का, वो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना भी होगा, क्योंकि ये दोनों ऑफिसेस कंबाइन कर दिए गए हैं सिंस 1993 से। तो शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट भी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं सिंस 2012 से, उनके पास ये दोनों ओहदे हैं। इसके अलावा जो जनरल सेक्रेटरी है सीपीसी का, उसके पास एक तीसरा बड़ा ओहदा भी होता है और वो होता है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो कि चाइना की आर्मी को, आर्म फोर्सेस को कंट्रोल करता है, जिन्हें कहा जाता है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना के जो 3 टॉप ऑफिसर्स हैं, हेड ऑफ द स्टेट और द प्रेसिडेंट, नंबर 2 हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और नंबर 3 चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, वो एक ही शख्स के पास है, जो कि इस वक्त मिस्टर शी जिनपिंग है। यही वजह है कि ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन चाइना। अब हम आपको थोड़े से कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम के। कॉन्स्टिट्यूशन जो चाइना का है वो डिक्लेयर करता है चाइना को एक सोशलिस्ट स्टेट, क्योंकि चाइना में जो रेवोल्यूशन आया था वो एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था। यही वजह है कि चाइना में जो सिटीज में जितनी भी लैंड है वो स्टेट ओन करती है, पब्लिकली ओन होती है, किसी शख्स की लैंड नहीं होती है। आपने कहीं फैक्ट्री भी बनाई है तो फैक्ट्री की जो लैंड होगी वो गवर्नमेंट की होगी, स्टेट की होगी, उसके ऊपर जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो उस इंडिविजुअल का या उस कंपनी का होगा। इस तरह अगर आप अपना घर बनाते हैं तो जो लैंड होगी वो आपकी नहीं होगी, वो गवर्नमेंट आपको लीज कर देगी फॉर 20 ईयर्स, 40 ईयर्स, 100 ईयर्स, इसकी मुख्तलिफ टर्म्स है, लेकिन उसकी जो ऑनरशिप है वो स्टेट के पास, पब्लिक के पास ही रहेगी। जबकि रूरल एरियाज में लैंड कलेक्टिव्स ओन करते हैं। कलेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि अगर एक विलेज है या एक से ज़्यादा विलेज है, कि छोटे 2 विलेज है, तो इनके तमाम लोग जो होंगे विलेज के जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो लैंड कंट्रोल करेंगे, यानी कि किसी एक शख्स के पास लैंड की ओनरशिप चाइना में नहीं है। इसके अलावा चाइना के सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट फीचर है, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का मतलब होता है कि चाइना में जो भी ऑफिस होल्डर होंगे वो उन्हें प्रॉपर तरीके से इलेक्ट किया जाएगा। जैसे आपको बताया कि एनपीसी जो है वो प्रेसिडेंट को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी इनको इलेक्ट करती है, रेटिफाई करती है इनकी इलेक्शंस को। लेकिन जब एक दफ़ा ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूरा हो जाता है
तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टॉप लीडरशिप का फैसला है वो फिर सबके ऊपर को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। यही वजह है कि चाइना में जो फैसले होते हैं वो मेजॉरिटी की बेसिस पे नहीं होते जैसे पाकिस्तान या वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में होता है, बल्कि जितने भी फैसले होते हैं वो कंसेंसस के ऊपर होते हैं। जो टॉप लीडरशिप ने एक दफ़ा चीज़ डिसाइड कर ली तो अदर्स हैव टू एक्सेप्ट इट। इसके अलावा चाइना में सूबों को काफ़ी लोकल ऑटोनॉमी दे दी गई है ताकि वो अपनी अपनी नेशनल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकें, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक यूनिफाइड लीडरशिप है उसके बात उन्हें माननी पड़ती है। दिस इज व्हाट डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म इज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर योर टाइम।